हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडुहैप और यहाँ पर हम कर रहे हैं सीबीएसई सिंप्लीफाइड में हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जी हाँ, ये बहुत ही डिमांड में रहता है चैप्टर हर साल, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर इसके बाद सिर्फ दो ही चैप्टर बचे अपने, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, दूसरा है अवर एनवायरनमेंट। छोटे चैप्टर्स हैं तो आप मतलब इसके पहले के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। सो अगर किसी ने नहीं देखा है जाके पढ़ो, तुम्हारे प्री बोर्ड्स, उसके बाद बोर्ड्स, देयर ऑन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो इधर पे अपन बोले तो सबसे पहली चीज यही पढ़ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। भाई रिप्रोडक्शन, इसका संधि विच्छेद करो तो इसमें दो चीजें हैं, री एंड प्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स। सिंपल है सर, ऑर्गेनिजम्स जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं उसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। हाँ भाई, ये फैक्ट्री के अंदर का रिप्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन है उसकी बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि वो जो नया लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पुराने वाले जैसा ही होना चाहिए, इसलिए ये ऐड हो जाता है यहाँ पर ऑफ देयर ओन काइंड। सो द प्रोसेस, ये लिख देना, मैं बोल रहा हूं, नोट कर लेना। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। इसमें एक और चीज आपको जाननी होती है अलॉन्ग विद डेफिनेशन, वो होता है सिग्निफिकेंस। सो उसमें एक बहुत पॉपुलर लाइन है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज जरूरी। कोई भी प्लांट हो या एनिमल, उनको रिप्रोडक्शन उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हर स्पीशीज चाहता है कि उनका स्पीशीज आगे जनरेशंस भी रहे। सो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। सो व्हाट इज दिस मेन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिप्रोडक्शन? फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, हर टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है वो चाहता है कि रिप्रोडक्शन करे ताकि उसकी स्पीशीज आगे भी कंटिन्यूड रहे, एक्सटेंट ना हो जाए। सो आगे चलते हैं और आगे हम सीधे सीधे आते हैं सीधे पॉइंट पे कि भाई चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना ही पढ़ना है। एसेक्सुअल में भी ना आपको देख लो, एक है फिजन सर, एक है बडिंग, इसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। तो इसको मैं बता दूंगा आपको डायग्राम के साथ, एग्जांपल के साथ में। पहले आप समझो फिजन मतलब क्या होता है। फिजन मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक होना। सो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बेसिकली देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या है, जिसमें दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ना कोई झंझट है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन, ऐसी कोई चीज नहीं होती। सो हियर सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर इज इन्वॉल्व, गैमेट फॉर्मेशन का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। एंड बेसिकली यहाँ पर ये लोअर ऑर्गेनिज्म में काफी यूजफुल रहता है, और जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं दे गो इनटू दिस। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे नहीं होता है, देखेंगे उसको। सो फिलहाल अगर मैं बात करूं फिजन की, तो ये फिजन जो है ना, दिस इज फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है, प्लास्मोडियम हो गया। वहां पर क्या होता है, वहां पर दे आर यूनिसेलुलर, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। तो अगर मान लो एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करता भी है तो क्या होगा, एक सेल डिवाइडिंग इनटू टू, बेसिकली वो सेल डिवीजन होता है। सो इनमें बेसिकली वो सेल डिवीजन काइंड ऑफ हो गया। फिजन का मतलब ब्रेक डाउन होता है, फिजन मतलब टूटना, ब्रेक होना। तो यानी एक सेल डिसइंटीग्रेट हो गया इनटू टू और मोर सेल्स। अगर दो में डिसइंटीग्रेट हुआ, अगर एक यूनिसेलुलर दो में डिवाइड हो रहा है, दो डॉटर सेल्स बना रहा है, जैसे अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। तुमको अलग से दिया है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब क्या, जैसे प्लास्मोडियम, जो मलेरिया जिससे होता है, प्लास्मोडियम इवेक्स। प्लास्मोडियम जो है वो एक यूनिसेलुलर है, और जब वो डिवाइड होता है तो एक से ज्यादा, मतलब इनफैक्ट एक से दो से ज्यादा सेल्स में, मेनी सेल्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब एक सेल जो है बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। सो व्हेन वन इज डिवाइडिंग इनटू मेनी, दैट काइंड ऑफ फिजन इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लास्मोडियम। आगे दिखाऊंगा आपको एग्जांपल, डोंट वरी। फिलहाल अभी फोकस करते जाओ, क्या क्या चीजें थोड़ा सा दिमाग में वो मैप करते जाओ। नेक्स्ट इज बडिंग। तो बडिंग, बड यानी क्या होता है? बड यानी होता है कली। कोई भी फूल जब बनता है तो फूल से पहले वो एक है ना जो कंडीशन होती है उसको बड कहते हैं। सो वो
यहां पर भी क्या होता है, इसमें भी बडिंग वाले केस में, जैसे हाइड्रा एग्जांपल हो गया, इसमें यीस्ट हो गया। सो बडिंग में क्या होता है, जैसे हाइड्रा अपने 9th में जिसने इमेज देखा हो या 10th में भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, सो ये जो हाइड्रा है पानी में रहने वाला, सबस्ट्रेटम पे जुड़ के रहने वाला ऐसा क्रीचर है। और तो यहाँ पर क्या होगा, जब इसको रिप्रोड्यूस करना होगा तो एक छोटा सा एलिवेशन निकलेगा यहाँ पे, जिसको कहते हैं बड। यानी वैसे जैसे फूल की कली होती है वैसे ये बड फॉर्म हुआ, और ये धीरे धीरे बड जो है ना वो बढ़ते जाता है, और बढ़ते जाता है फिर एक्चुअली वो एक बेबी हाइड्रा में कन्वर्ट होता है। और जब वो थोड़ा सा वेट वजन उसका ज्यादा हो जाएगा तो इट विल गेट डिटैच फ्रॉम दी पेरेंट बॉडी, और फिर वो नीचे वो भी अपनी जिंदगी जीना शुरू करेगा। सही है। सो दैट इज बडिंग। ओके, हम इमेज आगे देखेंगे उसका, नो वरीज। और उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, सर स्पोर्स तो पता है हमको छोटे छोटे से होते हैं, यस। सो बेस्ट एग्जांपल इज अगेन, वो यूट्यूब पे मैंने उसको पूरा माइक्रोस्कोप से बताया भी है, ब्रेड के ऊपर वो जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं उसका बहुत अच्छा प्यारा सा वीडियो है, जरूर देखना। पूरा वो जो राइजोबस का पूरा स्ट्रक्चर वहां पे दिख रहा होता है। तो ब्रेड मोल्ड जिसको बोलते हैं, ब्रेड के ऊपर जो फंगस जमता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो वहां पे वो स्पोर, मान लो कि कोई भी डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो हो रहा है और स्पोरेंजियम बिल्ट होगा, उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स रहेंगे, है ना, अपना पूरा फैमिली बढ़ाएगा वैसे, ठीक है। और जो मैच्योर स्पोरेंजियम होगा वो बर्स्ट करेगा, उसमें से वो माइक्रोस्कोपिक टाइनी स्पोर्स हवा में फैल जाएंगे, फिर जहां भी उसको नया मीडियम दिखेगा वहां पे वो ग्रोथ करेगा। इसका भी डायग्राम हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है। ब्रेड मोल्ड उसका एग्जांपल है, फंगस काफी, फंगस की कैटेगरी में काफी एग्जांपल्स में आते हैं। नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन। अब वर्ड मीनिंग देखिए तो फिजन फ्रैगमेंटेशन लगभग एक जैसा लगता है। फ्रैगमेंट होना मतलब भी टूटना, डिसइंटीग्रेट करना, पर दिस इज नॉट फॉर यूनिसेलुलर, ठीक है। तुमको लग रहा होगा सर 1 2 3 4 पढ़ लिया हमने, पर इसमें भी 2 है ना, बाइनरी और मल्टीपल, तो असल में 5वां चल रहा है अभी, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन इज व्हाट, इन सब का इमेज तुमको दिखाने वाला हूं मैं, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन इज व्हाट, जैसे होता है किसके अंदर, जैसे होता है तुम्हारा स्पाइरोगेरा में। तो स्पाइरोगेरा में जो पानी के ऊपर जो काई ग्रीन ग्रीन जमती है ना, तो ऐसे पट्टियां जैसा पतला पतला स्ट्रक्चर होता है, वो दिखने में ऐसा लगता है कि पूरा एक सिंगल एक ही लेयर है, पतले पतले पट्टी होती है, दिस इज स्पाइरोगेरा। और ये ऐसे ही बस लंबा लंबा टेप की तरह स्ट्रक्चर है मान लो। अब इसको रिप्रोड्यूस करना होगा ना, तो ये ब्रेक करेगा, टूट जाएगा, और जहां से टूटेगा, नाउ दिस इज ऑल्सो वन स्पाइरोगेरा, ये भी ग्रो करना शुरू करेगा, और ये भी सो ब्रेक होके ये लोग पानी में यहाँ वहां फैल जाएंगे, दोनों अपना अपना ग्रो करना शुरू कर देंगे। सो दे आर वन प्लांट नाउ बिकमिंग 2 प्लांट, वन ऑर्गेनिज्म बिकमिंग 2 ऑर्गेनिज्म, ऐसे कह लो, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन। इसके साथ बिल्कुल हूबहू लगने वाला एक और चीज है रीजनरेशन, ठीक है। अब रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल तुमको दिया जाता है प्लेनेरिया का। तो प्लेनेरिया में जैसे रूडिमेंट्री आई भी होती है, प्लेनेरिया में क्या होता है कि मान लो ये 2-3 टुकड़ों में अगर कट गया, तो ना सपोज एक ऐसा स्लाइस हो गया यहाँ से, सो दिस इज, ऊपर वाला हिस्सा भी एक प्लेनेरिया में डेवलप हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा भी एक प्लेनेरिया में डेवलप हो जाएगा। सो एक प्लेनेरिया से 2 प्लेनेरिया बन गया। सर ये तो लगभग ऐसे ही हुआ ना, जैसे कि यहाँ बताया आपने फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन, तो सेम ही है ना। रीजनरेशन में असल में क्या होता है ना कि दे हैव नॉट ईच एंड एवरी सेल इज capable of regenerating. There are some specialized regenerating cells. अगर जो टूटा हुआ हिस्सा है वहां पे अगर वो regenerating cells है तो वो regenerate कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मैंने बताया कि यहाँ पर तो जो टुकड़ा टूटेगा वो स्पाइरोगेरा बन जाएगा, पर तुमने देखा है कि चिपकली जो लिजर्ड्स होते हैं उनके टेल कट जाती है कई बार, तो कुछ दिन बाद उस लिजर्ड को टेल आ जाएगी, पर उस टेल में से नया लिजर्ड नहीं आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हिस्सा टूटा है उसमें वो रीजनरेटिंग सेल्स होने चाहिए। नॉट एवरी सेल इज दैट केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग, ठीक है। सो देयर इज दैट माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दिस, ये दोनों के बीच में याद रखना कि यहाँ पर स्पेशल रीजनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर नहीं होते। इसके अलावा ये जो है ये पर्पसफुल आप कह सकते हो रिप्रोडक्शन के लिए, ये थोड़ा सा एक्सीडेंटल टाइप की चीजें होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ इसके लिए भी आगे हम अच्छे से इसको देख रहे होंगे। फिलहाल मैं अगर बताऊं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है,
रूट, स्टेम, लीफ, अगर उन पार्ट्स की वजह से नया प्लांट आ रहा है, मतलब कोई यहाँ पर सीडवीड का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मान लो रूट, प्लांट के रूट से ही अगर नया प्लांट आने की तैयारी है, सो दैट कम्स अंडर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसकी भी प्रॉपर बाइफिकेशन है, वो देखेंगे अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आएगा। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में दो तरीके होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है, ये दोनों चीजें देख रहे होंगे आगे। और क्या पढ़ना है चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। सो द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल इज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, यहाँ पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वेरिएशन इज लेस, क्योंकि एक ही पेरेंट से डीएनए कॉपी होके नेक्स्ट जनरेशन में जा, तो वेरिएशन डिफरेंसेस ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ पर क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दोनों का अलग अलग डीएनए, सो वेरिएशन विल बी लिटिल मोर, ठीक है। दोनों के अपने फायदे नुकसान है, ओके। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको पूरा दुनिया जहान का नहीं पढ़ना है, हमको प्लांट्स का पढ़ना है, हायर प्लांट्स का, एंड एनिमल्स में हमको पढ़ना है ह्यूमंस का सीधे, ठीक है। सो ये कर रहे होंगे अपन। अभी एसेक्सुअल का पहले फटाफट से यहाँ पर समझ लो। अब सर यूनिसेलुलर में आपने जो बताया था, क्या बताया था, तो यहाँ पर बताया था मैंने फिजन। यूनिसेलुलर में एक चीज क्या होती है, होता है फिजन। तो फिजन में भी सर दो टाइप थे ना, एक वन सेल डिवाइडिंग टू टू, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो पहला क्या हुआ, बाइनरी फिजन। क्या है ये, अमीबा है ना, सो दिस इज बाइनरी फिजन। दूसरा क्या है, व्हेन वन सेल इज डिवाइडिंग टू मेनी, जो मलेरिया कॉज करने वाले प्लास्मोडियम, नॉर्मली प्लास्मोडियम में होता है। सो एक सेल डिवाइडिंग, देखो पहले सेल डिवाइड होने में पहले कभी भी न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर सेल डिवाइड होता है। सो दिस इज वन टू मेनी। ये कौन सा फिजन हुआ सर, ये तुम्हारा हो गया मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज क्या देख रहे हो, जितना भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कि दो पेरेंट नहीं होंगे, सिंगल पेरेंट से काम हो रहा हो, ठीक है। अभी मल्टी सेलर की कहानी अगर देखें तो यहाँ पर का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, ये तुम्हारा स्पाइरोगेरा है, ठीक है। स्पाइरोगेरा देखो कैसे ब्रेक हुआ, और जो भी ब्रेक हुआ पार्ट वो। सो दिस थर्ड वन इज व्हाट, कौन सा कैटेगरी दिखाया मैंने यहाँ पर, दिस इज फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर स्टारफिश का कुछ हिस्सा कट गया, उसके बाद वो ग्रो भी हो गया, रीजनरेट हो गया। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is what called regeneration। और जब एक छोटा सा बड ग्रो हो रहा है, आउटग्रोथ आया, वो ग्रो होता होता गया, दिस इज हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर क्या हो रहा है, ये बडिंग। तो ये पांचवी कैटेगरी क्या थी, ये थी बडिंग। एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, हाइड्रा। रीजनरेशन में मैंने दिखाया था प्लेनेरिया, यहाँ पर दिया है स्टारफिश, ठीक है। इसके अलावा बडिंग में आप देखो हाइड्रा। इसके बाद में ये ब्रेड के ऊपर आने वाला जो फंगस होता है, क्लोजली दिखाया जा रहा है। तो देखो कैसे एक स्पोर से इतना पूरा फैमिली बन रहा है इनका, ये पूरा ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ब्रेड या कोई भी ऐसे टेबल पे, है ना, फंगस जो ग्रो हो जाता है। तो ऊपर वाला जो ये बल्ब है, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। और जब ये पूरा मैच्योर होगा तो ये बर्स्ट करेगा, उसमें से छोटे छोटे स्पोर्स बाहर निकलेंगे, है ना, इस तरीके से, और स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है उसको। और ये जो ऐसे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ एक फैमिली से दूसरा फैमिली और ऐसे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइफा या हाइफे कहा जाता है इसको। इस नीचे वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, डाउनवर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा स्पोर फॉर्मेशन। तो 6 यहाँ बता दिया, बहुत बेसिक वाले, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिखते रहो, नोट करते रहो। और काला आजार टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। काला आजार कौन से वाले एक जंतु से होता है, एंड वो उसके अंदर कौन सा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, कौन सा एसेक्सुअल में क्या बचा है, प्लांट्स का। एसेक्सुअल में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, देखो यहाँ पर, एनी फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकरिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, in which a new plant grows from a fragment or cutting of vegetative part of the parent plant। अगर प्लांट जो पेरेंट प्लांट है उसके वेजिटेटिव पार्ट से के टूटने से या वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू अगर नया प्लांट आ रहा है,
तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, कैसे क्या सर, व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट और कौन सा पार्ट होता है? तो याद रखना, प्लांट के जनरली दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैंने वेजिटेटिव बताया था रूट, स्टेम और लीफ। रिप्रोडक्टिव में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आएंगे, फ्लावर एंड सीड। ठीक है, तो यहां पर सर फ्रूट किस में आ रहा है, उसको ही कर दो। तो वेजिटेटिव पार्ट में तुम्हारा आ गया रूट, स्टेम, लीफ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में यहां पर एक मिनट, तो यहां पर आता है रूट, स्टेम, लीफ। रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है फ्लावर एंड सीड। तो ये वाली कहानी हम कहां पर देख रहे होंगे? ये कहानी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। एंड ये वाला चीज हम यहां पर देखेंगे बाय रूट, स्टेम और लीफ। तो बाय रूट, स्टेम और लीफ में भी, रूट, स्टेम और लीफ में भी एक जो नेचुरल तरीके से होगा, बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लीफ की कहानी, और आर्टिफिशियल वाले में कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। ये क्या है, इसमें क्या होता है, वो सब चीज अपन देखेंगे, तो चिंता की बात नहीं है, पहले नेचुरल देख लो। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी प्लांट अगर रूट, स्टेम और लीफ के द्वारा नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, तो नेचुरल वे में क्या हो सकता है कि रूट से जो नया प्लांट का आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। तो जैसे स्वीट पोटैटो, वाई स्वीट पोटैटो से रूट सर जमीन के अंदर होता है? ऐसे नहीं, इसलिए नहीं, इसमें से रूट हेयर निकलते हैं। स्वीट पोटैटो में देखा होगा रतालू में, देखो रूट हेयर निकले होते हैं। रूट हेयर कभी भी रूट में से निकलता है, सिर्फ जमीन के अंदर हो जाने से वो रूट नहीं कहलाता। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सो बाय रूट, नेचुरल तरीके से तुमने, मतलब रूट अगर ये फेंक दिया, नया प्लांट उग गया। अगर स्टेम फेंक, सर पोटैटो कैसे स्टेम हो गया? सर पोटैटो, हाउ पोटैटो इज अ स्टेम? पोटैटो जो है उसमें कभी भी तुमने ऐसे रूट हेयर नहीं देखे हो। हाँ, उसमें ऐसे ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर आ जाता है, थोड़ा टाइम अगर रखा रहेगा तो ऐसे ग्रीन ग्रीन चीज निकल जाती है, वो पत्ते होते हैं। वो पत्ते कहाँ से निकलते? स्टेम से। सो पोटैटो इज अ स्टेम, और थोड़ा सा वो ऐसे सोलन टाइप का, ट्यूबर टाइप का हो गया वो, पर जमीन के नीचे ग्रो होने से जरूरी नहीं कि वो रूट ही रहे कोई चीज। सो दिस स्ट्रक्चर बेसिकली इज अ स्टेम। पोटैटो याद रखना स्टेम है, उसमें पत्ते निकलते हैं, रूट हेयर नहीं होते। सो ये भी एक स्टेम होके इसमें से नेचुरल तरीके से नया प्लांट उगता है। वो ग्रीन ग्रीन क्या प्लांट ही तो आ रहा है, और गाड़ दो उसको मिट्टी में, उग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बाय लीफ। बहुत रेयर एग्जांपल्स है इसमें, एक ही दिया है तुमको, वही याद रखो, ब्रायोफिलम। तो ये इसके पत्ते में से नया प्लांट आता है। दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं सर। कोई गैमेट का झंझट है क्या? नहीं, सीधे बाय वेजिटेटिव पार्ट नेचुरली नया प्लांट आ रहा है। सो दिस इज कैटेगराइज अंडर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके बाद सर आर्टिफिशियल बता दो। सर आर्टिफिशियल देख लो, मैंने बताया कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। कटिंग क्या है देखो, जैसे आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वेजिटेटिव मेथड में ऑफ कोर्स हम यहाँ पर रूट, स्टेम और लीफ ही के थ्रू ही नया प्लांट आ रहा है, पर वी आर मेकिंग दैट एफर्ट, दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू ग्रो न्यू प्लांट। तो यहां पर जैसे रोज का जो एग्जांपल है, ठीक है, रोज पता ही सबको, तो उस एग्जांपल में और भी बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में ये होता है, उसके स्टेम को कट करके, उसके डंडी को कट करके और उसको गाड़ दिया जाए, नया प्लांट आ सकता है। बट दिस इज नॉट नेचुरली हैपनिंग, ये अपन कर रहे हैं। तो ये कटिंग वाली टेक्निक का एग्जांपल याद रखो, रोज। और कौन सा है वो नीचे बताना तुम कमेंट में। नेक्स्ट इज सेकंड वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग वाले में एग्जांपल याद रखो, मैंगो, काफी फेमस है। तो इसमें क्या करते हैं देखो, जैसे एक अलग प्लांट का स्टेम कट किया और एक दूसरे प्लांट के ऊपर से स्टेम कट किया हुआ है, उसमें ये इसको लगा दिया गया, उसको बांध दिया जाता है। तो सर ये क्यों किया जाता है? देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स करने के लिए क्या आता है कि भाई एक आम है जो मीठा कैटेगरी का है, एक है जो थोड़ा बड़ी साइज का होता है, तो कैरेक्टर मिक्स होने के लिए, करने के लिए भी किया जाता है ग्राफ्टिंग। अर्ली उसमें से फ्रूटिंग हो उसके लिए भी ग्राफ्टिंग किया जाता है।
छोटे छोटे पौधों में आजकल बॉन्साई टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे बहुत मतलब ऐसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक अलग टेक्निक है, उससे भी होता है, बट दिस इज ऑल्सो टेक्निक जहाँ पे हम अर्ली फ्रूटिंग करा सकते हैं। ठीक है, बड़े प्लांट जो बड़ा पेड़ होता है उसका हमने स्टेम, पतला स्टेम कट करके लगा दिया, वो सब बहुत टेक्निक्स होती है जिसकी वजह से वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। बट दिस टेक्निक इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो मान लो 2 प्लांट्स है, ठीक है, दोनों एक ही, और ऐसा नहीं कि आप अंगूर और आम का कोई भी कैटेगरी को आपने ग्राफ्टिंग कर दी, क्लोज स्पीशीज होने बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऐसे कट किया आपने, इसको भी कट किया सिमिलर मोटाई वाले हिस्से को, और फिर उसके बाद एक्सचेंज कर दिया, उसको अच्छे से अटैच करके बांध दिया, जैसे यहाँ पर दिखाएंगे। दिस इज ग्राफ्टिंग, एग्जाम्पल इज योर मैंगो। इसके बाद बात आती है लेयरिंग की। लेयरिंग में क्या होता है देखो, सो लेयरिंग में ये पौधा लिया, उसका एक स्टेम लिया, उसको बेंड किया, जमीन में गाड़ दिया, ऊपर का हिस्सा बाहर ही है, और ऐसे क्लिपिंग करके अंदर लगा दिया गया। कुछ टाइम बाद इसमें से रूट निकल आता है, देखो रूट निकल। व्हेनेवर इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमने बताया भाई क्या होना जरूरी है, फर्टिलाइजेशन। सर क्या यहाँ पर पॉलिनेशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा वो देख लो। फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होगा और जाइगोट तैयार होगा, है ना। तो सबसे जरूरी चीज यही है, चाहे प्लांट का हो चाहे यहाँ पर हो, ठीक है। मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट गिव्स जाइगोट। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, चाहे प्लांट का हो, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन ये सब चीज तो है नहीं, तो यहाँ पर बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट में आएंगे एंड द प्रोसेस विल हैपन। तो उसके लिए तुमको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स देखने होंगे, ठीक है। यहाँ पर मेल गैमेट, जिस कैटेगरी के अंदर मेल गैमेट रहता, दैट इज दिस स्पर्म सेल्स, है ना, द जर्म सेल्स ऑफ इन केस ऑफ मेल, एंड द जर्म सेल्स इन केस ऑफ फीमेल इज ओवम। स्पर्म और ओवम फ्यूज करेंगे, है ना, ये वाली चीज, दैट विल लीड टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी सा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है वो देख लो। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर दिस सारा ही पार्ट देख लो। देखो टेस्टिकल्स, टेस्टिस, इट इज ऑलवेज इन पेयर्स। देखो यहाँ पर एक टेस्टिस, दूसरा टेस्टिस, और ये टेस्टिस ही है जो मेल को मेल बनाता है, क्योंकि ये मेल हार्मोन भी सेक्रेट करता है, द टेस्टोस्टेरोन, और ये मेल जर्म सेल यानी स्पर्म भी यही प्रोड्यूस करता है। टू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मेल, है ना, दैट गिव्स अ मेलनेस, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, द मेल हार्मोन, एंड द मेल जर्म सेल जो कि है स्पर्म प्रोडक्शन भी यहीं से होती है, ठीक है। सर स्पर्म प्रोडक्शन जो है, वो स्पर्म जब प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ से इस पाइप से ही जाएगा ना, केस। एंड व्हाट इज दिस पाइप कॉल्ड? इस पाइप को बोलते हैं सेमिनल वास डिफरेंस। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आइदर यू कॉल इट एज वास डिफरेंस, इसी को स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, स्पर्म डक्ट। तो यहाँ से स्पर्म जो तैयार हुआ, एक टाइम पे एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। स्पर्म प्रोडक्शन सर कौन सी एज से शुरू होता है? सो इट स्टार्ट्स विद द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी की स्टार्ट यानी वही 10-11 साल की एज, है ना, आगे पीछे रहती है केसेस में। सो प्यूबर्टी के स्टार्ट से द स्पर्म प्रोडक्शन विल आल्सो स्टार्ट, पर ये कोई ऐसा नहीं कि हर पीरियोडिकली ये कुछ हर महीने प्रोड्यूस होगा, ऐसा कुछ नहीं आता। दिस इज प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर द बॉडी नीड्स। जब भी वो सिचुएशन होगी तो बॉडी जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस कर लेगा। एक टाइम पे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस टेस्टिस। अच्छा, टेस्टिस जो है वो अब्डोमेन के अंदर नहीं आता, अब्डोमेन के बाहर, मतलब मेन बॉडी स्ट्रक्चर के बाहर वो स्किन एक ऐसा स्किन जैसा स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। तो ये अब्डोमेन से बाहर लोकेटेड है। सवाल पूछता है कि व्हाई these testes are located outside the abdomen in a scrotum structure, है ना, एक ऐसा बैग जैसे स्ट्रक्चर में क्यों रहता है? बिकॉज उसको बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। सो बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ लिटिल लोअर टेम्परेचर देन बॉडी का टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर, 1-2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए,
एंड इसीलिए वो बॉडी से अब्डोमेन से मेन अब्डोमेन से थोड़ा सा बाहर लोकेटेड है, ताकि वो सराउंडिंग से थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर पाए, है ना, सराउंडिंग की ठंड ले पाए। और इस तरीके से स्पर्म मान लो प्रोड्यूस हुआ, स्पर्म ये रास्ते जाएगा, स्पर्म डक्ट दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस, यहाँ से जा रहा है ना स्पर्म, और फिर इस रास्ते से फीमेल बॉडी में आगे मूवमेंट करेगा। सो दिस व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड, ये स्ट्रक्चर है दी मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस। ठीक है, तो ये पेनिस है जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये वो ऑर्गन है जो फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट होगा, मेल फीमेल बॉडी कांटेक्ट में आएंगे, बिकॉज ऑफ दिस एंड द स्पर्म विल मूव इन द फीमेल बॉडी, है ना। यहीं से मिलियंस ऑफ स्पर्म क्यों प्रोड्यूस होते हैं सर, एक ही स्पर्म की जरूरत है भाई, सबसे हेल्दी स्पर्म जो है वो जाना चाहिए ना वहां पे। ओके, इसके अलावा ये जो ट्रैक है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पेनिस के अंदर ट्रैक है, दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। और तुमको याद आ रहा होगा कि यूरिन जो अपन ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, वहां पे भी यही चीज थी। देखो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा होके ये इसी, सो यूरेथ्रा इज अ कॉमन पासेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। यही इसी ट्यूब से यूरिन को भी पास होना है, इसी ट्यूब से स्पर्म को भी पास होना है, कॉमन पासेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। इसके अलावा सर दो और ग्लैंड्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इनका काम क्या है, एक है सेमिनल वेसिकल और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, दिस सेक्रेट अ फ्लूइड कॉल्ड सेमिन। तो ये जो फ्लूइड है क्यों सेक्रेट किया जाता है इन ग्लैंड्स के द्वारा, ये जो फ्लूइड सेक्रेट करते हैं, नाम मत लिखना तुम ऐसे, सो बेसिकली इनका फंक्शन आता है, तो फंक्शन में लिखोगे दे सेक्रेट फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स व्हाट दे डू, दे प्रोवाइड इजी पासेज ऑफ स्पर्म। स्पर्म को देखो टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा हेड ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो स्पर्म आसानी से स्विम करके जा सके। सो द फंक्शन ऑफ फ्लूइड सेक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल इज फर्स्ट दे प्रोवाइड इजी पासेज ऑफ स्पर्म, और दूसरा क्या, या इजी मोबिलिटी टू स्पर्म, और दूसरा है दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। स्पर्म को नरिशमेंट देने का भी काम वही फ्लूइड कर रहे हैं, और मोबिलिटी देने का काम भी वही फ्लूइड कर रहे हैं। कौन से फ्लूइड, दोस व्हिच वर सेक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, तो ये लिख सकते, इनका फ्लूइड का फंक्शन लिखो जैसे, ठीक है, वो फ्लूइड सेक्रेट करते हैं जिसके दो काम है। इसके बाद बात करें अगर हम स्पर्म की, तो देखो कैसे ये हेड प्रॉपर, ये मिडिल पीस, और उसके बाद में ये टेल प्रॉपर स्विम करते हुए जाता है। ओके, और उस हेड के अंदर देखो ये प्रॉपर एक सेल है ना, न्यूक्लियस है इसमें। सो दिस इज सिस्टमैटिकली वन सेल। अब इसके बाद बात करें अगर फीमेल सिस्टम की, तो फीमेल सिस्टम में देखो जैसे वहां पर एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन, इंटरकोर्स करने के जो एक्सटर्नल ऑर्गन था वो पेनिस था, तो पेनिस जैसा ही यहाँ पर जो कनेक्शन, पेनिस से जो कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेजाइना। ठीक है, और इसके बाद जैसे वहां पर टेस्टिस था, तो टेस्टिस का एनालोगस यहाँ पर क्या है, टेस्टिस का एनालोगस ऑर्गन यहाँ पर है ओवरी। ठीक है, क्यों सर, जैसे टेस्टिस मेल हार्मोन और मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करता है, ऐसे ये फीमेल हार्मोन और फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस करता है। फीमेल हार्मोन में क्या क्या आता है, इट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, और फीमेल जर्म सेल में क्या आता है सर, ओवम, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, ये भी पेयर में है, देखो उधर भी उधर भी है। और जैसे वहां पर वास डिफरेंस था फॉर स्पर्म पासेज, वैसे यहाँ से स्पर्म जो है वो जिस ट्यूब से पास होगा, दैट ट्यूब इज कॉल्ड दिस फैलोपियन ट्यूब, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओविडक्ट। ठीक है, और ये वो हिस्सा है फीमेल बॉडी का जहां पर बच्चा डेवलप होता है, यहीं पे जब प्रेगनेंसी होगी तो उस टाइम पे बच्चा जो है वो यहीं पे रहता है। सो दिस इज यूट्रस, ये यूट्रस वाला हिस्सा है। अच्छा, जो वेजाइना के अंदर जो यूट्रस की ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। और इसके बाद अब यहाँ का भी थोड़ा प्रकरण समझ लो। मैंने बताया कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो पेनिस है वो यहीं पे इंसर्ट होगा, और यहाँ से जो स्पर्म है वो ट्रेवल करेगा इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म है सर, क्या करेंगे ट्रेवल करके, सबसे पहले जो पहुंचेगा एग के पास या ओवम के पास। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी ट्विस्टेड है, स्पर्म तो मिलियंस ऑफ होते हैं, लेकिन फीमेल बॉडी में जो एग है, जो ओवम है, वो सिर्फ एक ही प्रोड्यूस होता है
हर 28 दिन में या एवरी मंथ है ना। तो दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो फीमेल में ओव्यूलेशन कब शुरू होता है, एग बनना शुरू कब होता है, इनफैक्ट एग पहले से मैच्योर होना शुरू होता है, बट दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो वो शुरू कब होता है, अगेन विद द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी। जैसे मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन का था, वैसे यहाँ पर ओवम प्रोडक्शन का है विद द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज 10.5 11.5 ईयर के एज के आसपास है, ठीक है। अब ये ओव्यूलेशन होता है, ओवम बनना शुरू होता है, पर होता है कि दोनों साइड में नहीं बनेगा, एक टाइम पे एक ही साइड में बन रहा है, एंड दिस इज एवरी 28 डेज ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। दिस ओव्यूलेशन हैपेंस। और इसमें भी अब क्या हो रहा है, एग तो बन गया है ना, ओवम तो बन गया, अब स्पर्म जब आएगा तो ये फर्टिलाइजेशन वो सारी चीज होगी ना। अगर मान लो स्पर्म आ ही नहीं रहा तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये हर 28 दिन में बना, वेट किया, स्पर्म नहीं आया, तो ये रप्चर होगा, डैमेज होगा, है ना। और ये रप्चर्ड जो डिस्चार्ज है वो यहाँ से बाहर जाएगा, पर सिर्फ यही चीज नहीं जाएगी, ये बहुत थोड़ा सा होता है। इसके अलावा ये जो यूट्रस का अंदर का हिस्सा है ना, हर मंथ ये भी अपने आप को तैयार करता है। दिस इनर वॉल ऑफ यूट्रस इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ, ठीक है, हर मंथ अपने आप को तैयार करता है कि अगर बाय चांस स्पर्म और ओवम मिले या फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो जो जाइगोट है वो यहीं पे तो अटैच होगा ना, तो उसके लिए इसकी तैयारी एवरी मंथ होनी चाहिए। तो ये हैवी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होता है जो एवरी मंथ तैयार होता है फीमेल बॉडी में, ठीक है। एंड जब ये एग एवरी मंथ जब रप्चर हो रहा है, जब स्पर्म नहीं आ रहा, उस टाइम पे ये ब्लड वेसल्स भी रप्चर होते हैं, डैमेज होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, और ब्लड भी यहाँ से डिस्चार्ज होता है अलोंग विद दैट जो म्यूकस ऑफ द रप्चर्ड ओवम। तो इस डिस्चार्ज को जो हर महीने फीमेल के अंदर होता है, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और ये भी स्टार्ट हो जाएगा उसी एज से, यानी प्यूबर्टी के स्टार्ट से, जब से ओव्यूलेशन होना शुरू हुआ है उसके साथ साथ। सो एवरी मंथ दैट मेंस्ट्रुएशन विल अकर, ठीक है। और सो एवरी हर एक 28 डेज 30 डेज के आसपास में दिस विल अकर। और ये तो कहानी हुई जब तक स्पर्म नहीं आ, जब स्पर्म आ गया तो क्या होगा। तो स्पर्म आया तो पाथवे ऑफ स्पर्म तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है भाई, कैसे स्पर्म आगे बढ़ रहा है और जा रहा है। वैसे यहाँ बहुत सारे स्पर्म मारे जाएंगे, जो सबसे बॉडी चाहता है सबसे फिटेस्ट स्पर्म को भेजना एक के पास, तो बहुत सारे मारे जाएंगे, कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। और ये स्पर्म जो इस तरफ गए इनका तो वैसे ही पोपट हो गया, यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन जो स्पर्म इस तरफ आ रहे हैं, जो सबसे पहले पहुंचेंगे, दैट हेल्दीएस्ट फिटेस्ट स्पर्म विल मेक दैट प्रोसेस अकर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा, देखो ये ट्यूब में ही हो रहा है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में ही हो रहा है। सो ये भी सवाल आता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। फर्टिलाइजेशन हुआ, अब जब ये जाइगोट बना, ठीक है, सो स्पर्म प्लस ओवम, जाइगोट बना, सिंगल सेल है ना जाइगोट। देखो ये भी 23 क्रोमोसोम कंटेन कर रहा है, दिस इज आल्सो कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम, पर नॉर्मल सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। सो दिस इज आल्सो हैप्लॉइड, दिस इज आल्सो हैप्लॉइड। जब ये फ्यूज होंगे तो एक नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल सोमैटिक सेल बना विच इज हैविंग 46 क्रोमोसोम। तो यानी 50% कैरेक्टर ऑफ फादर, 50% कैरेक्टर ऑफ मदर, 50% पैटर्नल कैरेक्टर, 50% मैटरनल कैरेक्टर, ऐसे आता, ठीक है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड बिकमिंग डायप्लॉइड। और अब जब ये फर्दर क्या होगा, एक सेल अब डिवाइड करके मल्टीपल सेल्स बनेगा, है ना। तो इसको तो हमने जाइगोट बोला, ये तो जाइगोट है, पर अब जब ये टिश्यू बन रहा है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो स्टेज बोलते हैं, दिस इज एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो बनने के बाद धीरे धीरे और डिवाइड करेगा, थोड़ा सा और फॉर्म लेगा, बॉडी स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, उस टाइम पे उसको फीटस कहते हैं, फीटस कहते हैं। और फिर और 9 मंथ के पूरे प्रोसेस के बाद, डेवलपमेंट के बाद, यहीं पे डेवलप होगा बेबी, और पूरे डेवलपमेंट के बाद वो यहाँ से, तो 9 मंथ का जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी पीरियड, उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहीं से डिलीवरी हो रही होगी बेबी की। अब बेबी यहाँ पर है,
तो उसको नरिशमेंट की जरूरत है उस पूरे उतने पीरियड में, जब तक वो रहेगा, डेवलप होगा, ग्रो कैसे करेगा, उसको खाना पीना चाहिए, उसको वेस्ट जो प्रोड्यूस होगा वो बाहर भी करना है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके इस अम्बिलिकल कॉर्ड से जो यहाँ नाभि होती है, यहाँ से ट्यूब निकला होगा, मूवीज में देखिए, उसमें 3 इडियट्स लगी गई मूवी में देखिए। सो ऐसे बेबी को बेस पसंद नहीं है, बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होती है यहाँ पर, और वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो है वो इस यूट्रस के अंदर के वॉल से ही जुड़ा होता है। सो दैट दिस शेप स्ट्रक्चर, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा से ही इस बच्चे को नरिशमेंट मिल रही होती है, ऑक्सीजन मिल रहा होता है, फूड मिल रहा होता है उस ट्यूब के थ्रू, और जो वेस्ट है वो यहीं से डिस्चार्ज, वेस्ट यहाँ से यहाँ जाना है। तो सारा जो न्यूट्रिएंट और वेस्ट का जो एक्सचेंज है वो उस प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर और बेबी के बीच में हो रहा होता है। सो प्लेसेंटा, अब देखो जब वो एम्ब्रियो यहाँ पे आके अटैच हुआ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियो का अटैच होना, जब वो फर्टिलाइजेशन हुआ था उसके बाद का अगला स्टेप क्या है, एम्ब्रियो यहाँ पर अटैच होगा। एम्ब्रियो का अटैच होना ऑन द इनर वॉल ऑफ यूट्रस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फिर वो कंसीव ही नहीं हो पाएगा सही से। सो इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन होने के बाद फिर ये सारा धीरे धीरे वो है ना, प्लेसेंटा जो है नरिशमेंट दे रहा है, वेस्ट कलेक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ये भी इंपॉर्टेंट है। सो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन टू द बेबी या फीटस, एंड फीटस बोला, बेबी नहीं बोला, एंड कलेक्ट वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द फीटस। ये प्लेसेंटा का फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के प्रोसेस को, जो कि प्यूबर्टी के आसपास शुरू होता है, उस इवेंट को क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। और जब मेंस्ट्रुएशन खत्म होने का भी एक पीरियड है। मेल्स में ऐसा कोई ये नहीं, मेल्स में स्पर्म जो है लाइफ लॉन्ग प्रोड्यूस हो सकता है एंड तक, लेकिन फीमेल में नेचर ने एक लिमिट लगा रखी है कि 45-50 इयर्स के एज के पास, अराउंड तुम 50 लिखो, 50-55 इयर्स का एज होता है जहां पर मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इट इज 55 ऑन बुक्स जैसे देखा जाए तो। सो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने के बाद उसके बाद ना ओव्यूलेशन होगा ना मेंस्ट्रुएशन होगा फीमेल में, दैट इज द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल, और उसको बोलते हैं मेनोपॉज, मेनोपॉज, ठीक है। मेनार्क इज द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। देखो कैसे ये, दिस इज अ प्लेसेंटा जहां से नरिशमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, कैसे अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, नाउ कमिंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो बेबी प्रोड्यूस करना वो तो ठीक है, पर इससे जुड़ी हुई बहुत सारी हेल्थ की कंसर्न्स भी हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। सो इट इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन टर्म्स ऑफ सेफ सेक्स, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, एज वेल एज एब्सेंस ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव डिसीजेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी, जैसे रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एसटीडीज बोलते हैं, राइट। अनसेफ सेक्स लीड्स टू डिफरेंट डिसीजेस व्हिच आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। अब यहाँ पर उसके कुछ डिसीजेस का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे गोनोरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, HIV एड्स इज कॉज्ड बाय वायरसेस, और एक और है वायरस की कैटेगरी में, एक और नाम याद रखो, वार्ड्स। So name any two STDs that are caused by viruses, तो HIV AIDS और दूसरा है वार्ड्स, ठीक है। Name any two diseases that STDs that are caused by bacteria, तो gonorrhea and syphilis। ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं। HIV AIDS के बारे में थोड़ा सा समझना ज्यादा जरूरी है, मोर डेंजरस। AIDS is acquired immunodeficiency syndrome, 9th में था उनको ये चीज, है ना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कैसे होगा ये, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल एक्ट हुआ तो हेल्दी पर्सन को ये HIV वायरस जा सकता है, जिससे इम्यून सिस्टम ऑलमोस्ट अंडा हो जाता है, जीरो हो जाता है। एंड जो एड्स जिनको हो गया, HIV पॉजिटिव जो लोग हो गए, सो इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि अब क्या होगा कि उनका जो बॉडी है, उनका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो हर बीमारी पकड़ेगी, ठीक है, दुबला पतला एंड सो बहुत चीजें रहती है। लेकिन एड्स जो है वो सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता,
ये भी याद रखना। दिस एड्स इज ऑल्सो कैन ऑल्सो भी, कोई भी मतलब ये ब्लड में चला गया, मान लो कोई HIV पॉजिटिव है तो उसका ब्लड किसी तरीके से हेल्दी पर्सन के अंदर आ गया, चाहे वो रेजर ब्लेड शेयर करने से हो, ठीक है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो कि भाई वही सिरिंज यूज कर लिया हेल्दी पर्सन को जो कि पहले HIV पॉजिटिव वाले पर्सन को यूज किया गया। तो देयर आर अदर टेक्निक्स ऑल्सो जहां से ब्लड के थ्रू, है ना, जो वायरस है अदर देन सेक्सुअल एक्ट ये पहुंच। तो इसको कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक हो सकती है, जैसे अगर मैं डिसीज की बात ना करूं, फिलहाल इन जनरल बात करूं, अगर मैं अनवांटेड प्रेगनेंसी की तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं उनको, ठीक है, और उसमें बैरियर मेथड, दिस इज कॉल्ड IUCD मेथड, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यूट्रस के अंदर इस टी जैसे स्ट्रक्चर को, मेटल के स्ट्रक्चर को, कॉपर के स्ट्रक्चर को प्लेस किया जाता है। ये दिस इज कॉपर टी, IUCD का एक एग्जांपल है कॉपर टी। इसके अलावा मेडिसिन है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होते हैं, एंड देयर आर सर्जरी परमानेंट मेथड भी होते हैं जिससे कि हमेशा के लिए प्रेगनेंसी को स्टॉप भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिसीजेस रोकने की तो हर एक नहीं, जैसे अभी ये जो बैरियर मेथड है, व्हाट इज दिस इज कॉन्डम्स। तो ये मेल फीमेल दोनों टाइप के कॉन्डम्स आते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये स्पर्म को फीमेल सिस्टम के अंदर या ओवम तक पहुंचने ना दे, बलून लाइक स्ट्रक्चर वॉन ओवर दी आइदर इन ऑन पेनिस और इन दी वेजाइना, ठीक है। और ये क्या करेंगे, स्पर्म को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, ठीक है, जिससे कि ओवम तक जा नहीं पाएगा और जो प्रेगनेंसी है, अनवांटेड प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइडेड। दिस कैन ऑल्सो अवॉइड द डिसीजेस बट नॉट टू ऑल एक्सटेंट, अगर वो रिस्क होते हैं टेयर होने की, ठीक है, इस कॉन्डम के। सो ये हो गया बैरियर मेथड, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना कि आता है, बाद में इसको कट कर दिया जाता है। सो दिस इज ये तो पेरेंट प्लांट है ही, पर एक नया प्लांट भी यहाँ पर उग गया, तो जमीन के अंदर लेयर बना दिया गया था, लेयर के अंदर डाल दिया गया था, एंड दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। एग्जाम्पल में याद रखो जैस्मिन, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सर नेचुरल में रूट, स्टेम और लीफ का एग्जांपल क्या है? रूट का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, स्टेम का है पोटैटो, लीफ का एग्जांपल है ब्रायोफिलम। और जो अपना आर्टिफिशियल वाले में कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग में रोज, ग्राफ्टिंग में मैंगो, लेयरिंग में जैस्मिन, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा लेयरिंग का पूरा टेक्निक लिखो स्टेप बाय स्टेप, वो सब नहीं आता, ठीक है। हाँ, एक चीज आ सकती है कि भाई आप एडवांटेज बता दो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज बता दो या डिसएडवांटेज बता दो, तो वो पॉइंट्स आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर उसमें इंक्लूड करा हुआ है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या होता है कि भाई थोड़ा फास्ट टेक्निक है, ठीक है। दिस इज अ फास्ट टेक्निक, नया प्लांट, कोई फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन का कोई झंझट नहीं, सीधा नया प्लांट आ रहा है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स, इसमें क्या होता है, सिंस टू पेरेंट्स का क्रॉस पॉलिनेशन वो सब चीजें नहीं हो रही, तो एक ही जो पेरेंट इन्वॉल्व है, तो क्या होगा कि उसकी मैक्सिमम क्वालिटी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। सो कोई भी डिजायर क्वालिटी है वो मिक्स नहीं होगी, इम्प्योर नहीं होगी। और कंट्रोल ओवर जेनेटिक वेरिएशन, ये वही है कि जेनेटिक चेंजेस ज्यादा नहीं होंगे इफ यू आर डूइंग टेकिंग अ सिंगल पेरेंट वाला टेक्निक, ठीक है। इसकी इनफैक्ट ये तो आप कह सकते हो कि एसेक्सुअल के एडवांटेज इन जनरल हो गए, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ सीडलेस वेराइटी, मतलब ऐसे प्लांट वेराइटीज होती है जिनमें सीड्स नहीं होते, तो जो सीडलेस वाले वेराइटीज है उनका प्रोपोगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हो पाता है। कंजर्वेशन ऑफ रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसे प्लांट स्पीशीज जो बहुत रेयर बचे हुए हैं धरती पे, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं, तो ऐसे उनको कंजर्व करने के लिए दिस इज द बेस्ट वे, जिससे हम मतलब आजकल तो आप ये कह सकते हो टिश्यू कल्चर भी इसी एग्जांपल में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है? वल्नरेबिलिटी टू एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब अगर देखो ये एडवांटेज है कि प्रिजर्वेशन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर्स, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं हो, पर ज्यादा वेरिएशन नहीं होना भी अपने आप में डिसएडवांटेज है, क्योंकि क्या होगा कि उससे एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहा है, सराउंडिंग तो लगातार चेंज हो रहा है, पोल्यूशन ये वो सब कुछ चीजें है ना, ग्लोबल वार्मिंग,
सराउंडिंग चेंज हो रहा है, पर सराउंडिंग चेंज होने के साथ अगर ऑर्गेनिज्म चेंज नहीं हुआ, दैट इज अ डिसएडवांटेज। ठीक है, इसके बाद क्योंकि क्या होगा कि वो उनके खत्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे भाई। इसके बाद डिपेंडेंस ऑन द पेरेंट प्लांट फॉर हेल्थ, मतलब अगर, क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट है ही नहीं, एक ही पेरेंट है, अगर उस एक पेरेंट में अगर कोई डिसीज है तो और वो ट्रांसफरेबल है तो वो चीज कंटिन्यू होती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। अगर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो क्या होता, इसमें डिसीज है, इसमें ये नॉन डिसीज वाला है, तो चांसेस है कि नया जनरेशन में डिसीज ना रहे, डोमिनेंट रिसेसिव वाला जो कहानी है उस हिसाब से। और ये जिसने नहीं पढ़ा है हेरिडिटी वाले में देख लोगे उसको। लेबर एंड स्किल इंटेंसिव, ये जो कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब टेक्निक्स स्किलफुल है, ऐसे कोई भी ऐसे उठ के बस इस जमीन में गाड़ दिया लेयरिंग हो जाए किसी में, दिस इज स्किलफुल टेक्निक, ग्राफ्टिंग स्पेशली। ठीक है, इश्यू विथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, वही है एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से ढल नहीं पाए तो सस्टेन कैसे करोगे, एक्सटिंक्ट हो जाओगे, जैसे डायनासोर्स और बहुत सारे से डायनासोर एग्जांपल में लिया। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल वाला टेक्निक। ए सेक्सुअल अपन ने देख लिया, मैं चाहूंगा कि ए सेक्सुअल वाले में भी तुम एटलीस्ट 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज ये निकाल के 2 या 3 कर लो। ठीक है, पिछले वाले स्लाइड से तुमको काफी हेल्प मिल सकता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कमिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले हम प्लांट देख लेते हैं, फिर ह्यूमन देख लेंगे। सर आते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, ये है प्लांट, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या आते हैं, फ्लावर और आगे आएगा सीड भी। तो फ्लावर के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से देख लो। ये बाहर वाला हिस्सा जो ग्रीन वाला होता है, छोटा सा होता है, दैट इज कॉल्ड सेपल। ये जो कलरफुल सा है दैट इज कॉल्ड पेटल। इसके अंदर ये जो निकली हुई है बारीक बारीक सी, दिस इज कॉल्ड स्टेमेन, ये मेल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्टेमेन। और ये जो बीच में ये बड़ी सी स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड कार्पेल या फिर पिस्टिल। तो दिस इज एक्चुअली द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इसको बोलते हैं अपन कार्पेल बोलते हैं या तो पिस्टिल कहा जाता है। ठीक है, इसके भी 3 हिस्से हैं। ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा बोलते हैं, बीच वाले हिस्से को स्टाइल कहा जाता है, एंड दिस लोअर पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। ठीक है, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। उसके बाहर जो है वो क्या है, ये ऐसा वाला जो बहुत सारे दिख रहे हैं वो क्या है, दैट इज द मेल पार्ट। और उस मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को क्या बोलते हैं, मेरे पास स्टेमेन। मेन विल बी मेन, सो दिस इज स्टेमेन। ठीक है, इसमें ये वाले को बोलते हैं फिलामेंट, और ये इसको बोलते हैं एंथर। व्हाट इज इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर एक पीले पीले से स्ट्रक्चर रहते हैं, छोटे छोटे से गोले होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड, उसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन है सर, और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट, है ना, मेल गैमेट वहां होता है, इस मेल पार्ट के अंदर तो मेल गैमेट रहेगा। सो एंथर के अंदर है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमेट। ठीक है, अब यही मेल गैमेट, यही पॉलन ग्रेन यहां से यहां जाना जरूरी है। पॉलन ग्रेन जब तक यहां से यहां जंप नहीं करेंगे तो उसके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जरूरी क्या है, फर्टिलाइजेशन सर। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अरे भैया, ये मेल गैमेट इसके अंदर है और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है जाके फीमेल गैमेट। तो यहां का मेल गैमेट जब तक उड़ के इधर तक नहीं पहुंचेगा, फीमेल गैमेट से जाके नहीं मिलेगा, तब तक फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में
फ्यूज हो, जुड़े, ठीक है। और उसके लिए जरूरी क्या है कि भाई ये जो पॉलन ग्रेन है किसी तरीके से इस ऊपर ये जाके चिपके, स्टिक करे, इसलिए इसको स्टिग्मा बोलते हैं। सो दी इसके लिए क्या प्रोसेस, बस तो पैर तो नहीं कूद के यहां से यहां जाएंगे, कूद के तो नहीं जाएंगे। तो क्या होता है कि दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, या तो हवा की वजह से हो, या तो बर्ड्स की वजह से हो, या एनिमल्स की वजह से हो, जिस भी तरीके से हो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलन ग्रेन यहां से यानी एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाएं। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? पॉलिनेशन। तो सर पॉलिनेशन के बिना फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या? वो आर्टिफिशियली करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। सो द फर्स्ट स्टेप इज पॉलिनेशन। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की। फर्स्ट स्टेप इज पॉलिनेशन, सेकेंड स्टेप विल बी फर्टिलाइजेशन, है ना। पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे गया, उसको पॉलिनेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट हैपेंड, पॉलिनेशन हो गया। और उसके बाद जो भी कहानी थोड़ी सी बीच में और होगी, उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप पॉलिनेशन, सेकंड स्टेप फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं सर, ये दो ही चीज जरूरी है। तो ये बाहर का ये कलरफुल पेटल क्यों है, व्हाई दिस सेपल, तो ये पेटल और सेपल थोड़ा सा सपोर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा एक बहुत जरूरी काम है, मैंने बताया कि इंसेक्ट्स यहाँ से यहाँ पॉलन ग्रेन को कब पहुंचाएंगे, जब इंसेक्ट यहाँ आएंगे। तो इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली इंसेक्ट्स को, हनी बीज को अट्रैक्ट करने के लिए ये कलरफुल भी है। दिस पेटल दे आर कलरफुल, दे हैव गुड एरोमा, अच्छी फ्रेग्रेंस भी है, खुशबू भी है। एंड दे ऑल्सो हैव जूस, नेक्टर, जो ले जाते हैं हनी बनता है जिससे। सो ये दिस एवरीथिंग इज विद पेटल। तो पेटल के पास नेक्टर भी है, द जूस पार्ट या फूड कहो उनके लिए, कलरफुल भी है अट्रैक्ट करने के लिए, रंग बिरंगा है, और इसके अलावा वो खुशबूदार भी है। ताकि सो व्हाई दिस पेटल में इतनी सारी खूबी क्यों है कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके और ये पॉलिनेशन प्रोसेस जो है बेसिकली वो थोड़ा प्रमोट हो सके। और इसके अलावा ये अंदर के पार्ट्स को सपोर्ट भी करता है, ये नहीं रहेगा तो सब तो ऐसे ही लुढ़क जाएंगे, हवा आएगी, सपोर्ट करने का काम भी करता है। एंड सेम गोज विद सेपल, सेपल आल्सो सपोर्ट्स द इनर वर्ल्स ऑफ द फ्लावर। एंड आल्सो ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस तो बाय डिफॉल्ट करेगा, ठीक है। ऑल्सो सेपल का एक और काम तुम कह सकते हो कि जब ये फ्लावर, जब सास भी कभी बहू थी, फूल भी कभी कली थी, तो जो फूल जब कली थी उस टाइम पे सेपल ही पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता, ठीक है। सो दिस हैपेंड फीमेल पार्ट में। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी याद रखो। स्टाइल को स्टाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टाइल में खड़ा नहीं, मजाक कर रहा हूं। और यहाँ पर ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट है, ठीक है। अब थोड़ी सी कहानी को इसको हम थोड़ा विस्तार में देखें मैंने। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में भी दो होते हैं टाइप्स, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? भैया एक ही फ्लावर है या एक ही प्लांट है, उस एक प्लांट के, समझो दिस इज वन प्लांट, और वन प्लांट के इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन उठा और उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन पे स्टिग्मा पे जाके बैठा, तो विद इन सेम प्लांट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इफ इट इज हैपनिंग बिटवीन सेम प्लांट या विद इन फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, तो हम सेल्फ पॉलिनेशन बोल रहे हैं। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? जब एक प्लांट के फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जा रहे हैं, दूसरे वैरायटी की बात नहीं कर रहा हूं, मान लो ये भी हिबिस्कस ही है, वो भी हिबिस्कस ही है, वन प्लांट से पॉलन ग्रेन गया और दूसरे यहाँ के एंथर से वहां के स्टिग्मा पे गया, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, ये हिस्से मैंने बता दिए। अब देखो पॉलन ग्रेन यहाँ आ गया, मान लो पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ग्रेन आ गया, तो पॉलन ग्रेन थोड़ा सा स्टिकी तो है यहाँ पे, कौन अपना फीमेल गैमेट, कौन अपना मेल गैमेट यहाँ भेज पाएगा? सो इट इज डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ से एक एलिवेशन, हर पॉलन ग्रेन में से एक पाइप निकलती है, एक ट्यूब निकलता है, एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब जो है ये इनकी आपस में रेस रहती है कि कौन सबसे पहले अपनी सूंड यहाँ तक ले जा पाएगा, अपने उस ट्यूब को ले जा पाएगा, ठीक है। सो पॉलन ट्यूब का जो ये मूवमेंट है, ये जो ग्रोथ है टुवर्ड्स दी
स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, अरे वो कंट्रोल कोऑर्डिनेट में केमोट्रोपिज्म, दिस इज फीमेल गैमेट, एक केमिकल है तो एक केमिकल है ना, उस केमिकल के लिए ग्रोथ हो रही है, तो इन रिस्पॉन्स ऑफ अ केमिकल दिस ग्रोथ इज हैपनिंग, इसलिए केमोट्रोपिज्म। ठीक है, अच्छा एक बार जब यहाँ पे आ गया तो आगे की कहानी तो सिंपल है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और सर वो तो हो जाएगा कहानी टिंग टिंग टिंग। तो वो टिंग 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 में क्या होता है देखो, थोड़ा सा और कहानी को समझो, वैसे वैसे मैं थोड़ा सा वो इमेज दिखा दूंगा, पर स्टिल ऐसे आता है वो, ऊपर से थोड़ा बंदी रहती है यहाँ से, देनी टू बंदी मतलब बंद है, वो बंदी नहीं। ओके, तो अभी क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब आ गया, मान लो सबसे पहले ये जो पॉलन ट्यूब है, बाकी लोग नहीं पहुंच पाए, ये पहुंच गया और यहाँ पे मेल गैमेट एंट्री मार चुका है। अब मेल गैमेट, अब होता क्या है, ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल कुछ और नहीं है, फ्यूचर में जाके, फ्यूचर में आगे जाके ये ओव्यूल क्या बनने वाला, सीड बनने वाला है, फ्यूचर में ये सीड बनने वाला है, इसके ऊपर का जो ओवरी होता है वो ओवरी फ्रूट बनता है, तो ओवरी कन्वर्ट्स इनटू, गेट्स कन्वर्टेड टू फ्रूट, ओव्यूल इनटू सीड। अब क्या होता है, यहाँ पे फीमेल गैमेट पहले से है, ठीक है, यहाँ पे पहले से फीमेल गैमेट है, और इसके अलावा कुछ और भी चीजें रहती है, शादी है हो रहा है मान लो, फीमेल गैमेट यहाँ पे है, मेल गैमेट अभी बारात लग रही है, अभी मेल गैमेट यहाँ पे, पर जो दूल्हा है, दूल्हा का एक मान लो भाई है, सो ही इज ऑल्सो मेल गैमेट, कहानी समझेगी आगे देखना। सो दिस मेल गैमेट हैज टू गो हियर, शादी उसको मनानी है, तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, सो दिस इज, यही तो असल शादी, यस दिस इज कॉल्ड सिंगेमी, आपस में शादी हो रही है, सिंगेमी, दिस इज द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन जिससे अगले प्लांट आने वाला। पर इस बारात में ये दूल्हे का भाई क्या करेगा, भाई ये जाएगा अपने दोस्तों के साथ, देयर आर टू फ्रेंड्स जो रुके हुए वहां पे पहले से, ठीक है, तो इसको टेक्निकली दिस इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियर, तो देयर आर टू पोलर न्यूक्लियाई जो पहले से प्रेजेंट है, क्यों हो रहा है पता लगेगा। तो ये दो पोलर न्यूक्लियाई को इस दूल्हे के भाई ने ज्वाइन किया, और खूब जमेगा रंग जब बैठेंगे तीन यार, बाकी आगे तो ठीक है। यहां पर इनका आपस में रंग जमा, दो पहले से थे और तीसरा जाके, ठीक है, इन्होंने एकदम पार्टी मचा दी, सो दैट इज कॉल्ड ट्रिपल, तीन लोग थे ना, ट्रिपल फ्यूजन। इनकी महफिल अलग, इनकी महफिल अलग। सो नाउ साइंटिफिकली देखें तो ये दो चीज क्यों हुई, व्हाई देयर वर टू मेल गैमेट्स, एक ही पोलन ट्यूब से दो मेल गैमेट क्यों आए, एक पोलन गैमेट में दो मेल गैमेट क्यों आए, तो एक मेल गैमेट यहां पर आया टू डू द एक्चुअल दिस फ्यूजन विद द फीमेल गैमेट, दूसरा वाला आया ट्रिपल फ्यूजन करने। इससे क्या होता है सर, अब पहले ये समझो कि क्योंकि यहां पर दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, कि यहां पर और यहां पर, हेंस दिस होल प्रोसेस ऑफ दिस प्लांट्स में जो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो जगह पे सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है ना, मतलब दो फ्यूजन्स हुए सर, हेंस इट इज कॉल्ड, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन, पूरा क्वेश्चन आ जाता है। अब सर अभी भी समझ में बात ये नहीं आएगी, ठीक है, मेल फीमेल गैमेट, दिस इज द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन जिससे हमको मतलब था, ये क्यों हुआ, तो भैया जब ये सीड बनेगा फ्यूचर में जाके, जब ये सीड बनेगा है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि सीड पहले दिन ही जाके उसको उगा दिया जाएगा, वो कुछ महीनों तक ऐसे ही डोरमेंट स्टेट में रह सकता है, मतलब बंद स्टेट में रह सकता है, तो उस टाइम पे उसके अंदर की लाइफ जिंदा कैसे रहेगी, तो उसके अंदर की जो लाइफ है ना, दैट लाइफ इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसकी वजह से बना था, सिंगेमी, जो डबल फट जो यहाँ पे हुआ था ना, मेल और फीमेल गैमेट, इससे वो लाइफ तैयार हुई जो फ्यूचर प्लांट है। सो दिस इज दैट फ्यूचर प्लांट, दिस इज दैट लाइफ जो सीड के अंदर है। तो सर सीड के अंदर बाकी इतनी जगह पे क्या है, ये वही चीज है जो उसको जिंदा रखेगी जब तक ये सीड खुल नहीं जाता, जब इसको गांठ नहीं जाता, इसको जर्मिनेट नहीं कराता, उस टाइम तक, उतने महीनों तक
जब तक ये सीड डब्बे में बंद है या किसी थैली में बंद है इन दैट डोरमेट, उस टाइम तक वो लाइफ को कुछ ना कुछ खाना चाहिए ना. सो दैट फूड इज प्रोवाइडेड बाय दिस रेस्ट पार्ट. एंड व्हाट इज दैट रेस्ट पार्ट इनसाइड दिस सीड कॉल्ड, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म किसकी वजह से बने? ये तीन यार जो मिल बैठे थे ट्रिपल फ्यूजन से, जो है ना, तो इन लोगों ने इनको कुछ गिफ्ट दिया कि जाओ थोड़ा घूम फिर के आओ, हम ध्यान रखेंगे तुम्हारे बालक का. तो यहाँ पर दिस सीड हैज टू कंटेन टू थिंग्स, द एक्चुअल लाइफ कॉल्ड एम्ब्रियो एंड द फूड फॉर द एक्चुअल लाइफ इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. एम्ब्रियो बना था सिंगेमी से और एंडोस्पर्म बना था ट्रिपल फ्यूजन से. सो ये दोनों ही चीजें जरूरी थी यहाँ पे, इसलिए मेरे दो मेल गैमेट्स थे. सो ट्रिपल फ्यूजन भी है, सिंगेमी भी है, हेंस द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. एक इमेज देख लो यहाँ पर, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें चीजें बताई है, बट बेसिकली यहाँ पे बाकी सब मत देखो, एक दो और यहाँ पे. सो एक इधर गया, बाकी दो के साथ में, ठीक है. इसके बाद देखो मैंने जैसे बताया कि ओवरी जो है आगे जाके ओवरी क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, और जो ओव्यूल है वो क्या बन जाता है, वो सीड बन जाता है. सो ओवरी बिकम्स द फ्रूट एंड इन फ्यूचर द ओव्यूल्स बिकम द सीड. अब इसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस भी देख लो. सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसको जब जमाया गया तो उस टाइम पे क्या हो, यहाँ से एक चीज बाहर निकल के आई सीड में से. व्हाट इज दैट एक चीज? इट इज काइंड ऑफ रूट बनने वाला आगे जाके. पर अभी फिलहाल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडिकल. ठीक है. और जो हिस्सा ऊपर स्टेम बनने वाला, जो ग्रीन देखो आगे जाके स्टेम बन रहा है. सो व्हाट इज दैट अपर पार्ट कॉल्ड? दैट अपर पार्ट इज कॉल्ड प्लूम्यूल. तो प्लूम्यूल जो है वो असल में आगे जाने मतलब वो स्टेम है बहुत ही रूडिमेंटरी फॉर्म में. और दिस आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट. सबसे पहले क्या निकलता है? सबसे पहले रेडिकल, दैट इज रूट का निर्माण होता है. उसके बाद थोड़ा सा वो यहाँ से अब्जॉर्ब करना सीखेगा. फूड तो उसके पास उतना दिक्कत नहीं है, फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अभी तक उसके पास एनर्जी मिल रही है इसमें से, है ना, कॉटिलिडॉन्स में से एनर्जी मिल रही है. और फिर तब तक फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इट विल ग्रीन कलर हो गया. अब वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है. कॉटिलिडॉन उसके लिए अब इनफ भी नहीं होगा, वैसे भी डिटैच हो जाएगा. एंड दिस विल बी है ना. तो रेडिकल बन गया रूट और प्लूम्यूल बन गया शूट या फिर दी स्टेम. इस तरीके से पूरा जर्मिनेशन प्रोसेस है. तीन पार्ट्स ऑफ द सीड, रेडिकल, द रूट सबसे पहले निकला, प्लूम्यूल और बाकी कॉटिलिडॉन जिसके जो एक्चुअली फूड है. ओके. Coming to asexual reproduction is often more rapid process as compared to so asexual, sexual reproduction. ये सब तुमको थोड़ा सा जो मैं बोला था advantage disadvantage वो that you have to do basically हटानी है उसको. इसके बाद आते हैं sexual reproduction in humans. तो भैया ये बहुत जरूरी, बहुत ध्यान से चीजें समझनी है इसके अंदर. तो this is one method. इसके अलावा है IUCD. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल IUCD ही बोलना है इसको, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो सभी आ गए. IUCD के एग्जांपल है. व्हाट इज दिस? कॉपर टी. अब ये कॉपर टी, कॉन्डम्स कब यूज किए जाएंगे? जब उस सेक्सुअल, पर्टिकुलरली सेक्सुअल एक्ट के लिए प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है. नाउ ये कब यूज किया जाता है? व्हेन द पार्टनर, है ना, मेल फीमेल, जब वो पार्टनर को चाहते हैं कि हाँ भाई सेक्सुअल एक्ट रहे पर कुछ पीरियड के लिए, मे बी 1 ईयर 2 ईयर के लिए या 3 ईयर के लिए, अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो ऐसे में फीमेल बॉडी या फीमेल यूट्रस के अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर, कॉपर का एक स्ट्रक्चर डाल दिया जाता है, जो बेसिकली डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, वो प्रोफेशनली होता है वो चीज. एंड सो दिस विल बेसिकली अवॉइड दैट प्रेगनेंसी टू अकर बिटवीन, जो जितने पीरियड के लिए ये रहेगा. ओके. नॉर्मली 3 साल से ज्यादा के लिए इसको इंसर्ट नहीं किया था, बट अगेन टाइमली डॉक्टर से चेकअप कराया जाता है. इंसर्टेड इन यूट्रस रिलीजेस कॉपर आयंस टू रिड्यूस मोबिलिटी ऑफ स्पर्म. स्पर्म के मोबिलिटी को कम करता है कॉपर आयंस. ठीक है. एंड कैन कॉज इरिटेशन. अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं इसके, इसलिए रूटीन चेकअप भी जरूरी होता है उसमें. ठीक है. इसके बाद बात करें अगर हम हार्मोनल मेथड की, तो हार्मोनल मेथड में क्या क्या है? इसमें आता है, इसमें दवाइयाँ आती है, ओरल पिल्स, है ना,
तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, और ये वो पिल्स दीज आर रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, नॉट इन दी जो मेडिकल में इन जनरल मिल रहा होता है। सो दे आर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कपल है जिनकी अभी शादी हुई, दे डोंट वांट कि अभी किड हो, तो जितने पीरियड नहीं चाहिए होगा तो दे विल डॉक्टर से रिकमेंड कर लेंगे दवाई वो है, और फिर वो पूरी रूटीन मंडे ट्यूसडे वाली मेडिसिन होती है दिल टेक, ठीक है। ये हो गया। एंड इसके बाद फाइनली अल्टीमेट सोल्यूशन, अगर उनको जितना 2 बच्चे चाहिए थे 2 बच्चे हो गए, नाउ दे वांट कि अब हमको परमानेंटली ये मतलब वी डोंट वांट बेबी, जब वो वाला पॉइंट आ गया उसके बाद में आइदर द मेल और द फीमेल पार्टनर विल डू अ सर्जरी या विल अंडरगो अ सर्जरी, और वहां पे क्या होगा कि वहां पे जो ट्यूब है जहां से स्पर्म जा सकता है, तो जैसे अभी मेल के केस में अगर वो सर्जरी हुई तो दैट इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। क्यों? क्योंकि वैस डिफरेंस जो स्पर्म डक्ट होता है उसी को कट करके और बांध दिया जाता है, तो स्पर्म प्रोड्यूस होगा सर, लेकिन वो उधर जा नहीं पाएगा, वापस वहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। सो स्पर्म जा ही नहीं रहा आगे सर, तो कोई फ्लूइड ही नहीं आएगा। फ्लूइड तो आएगा ना, वो सेमिनल वेसिकल और वो सेमेन जो है वो तो निकलेगा, और स्पर्म जो है वहीं रीअब्जॉर्ब होगा ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। और अगर वो सर्जरी फीमेल्स में हुई है, नॉर्मली इन सर्जरीज को हिंदी में नसबंदी कहा जाता है, अगर ये फीमेल्स में हुई है तो उस फीमेल के केस में ये फैलोपियन ट्यूब जो है उसको कट करके टाई किया जाएगा। हेंस फैलोपियन ट्यूब है ना, इसके लिए ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों को ऑपरेशन करना, एनी वन कैन डू दैट। और ये सर्जरी जो है परमानेंट मेथड रहेगा। सो स्पर्म कैन मतलब सेक्सुअल एक्ट चल भी रहा है तो स्पर्म जो है अब कभी पहुंच नहीं पा रहा है वहाँ। ओके, सो दिस इज हाउ द होल चैप्टर इज। ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, इसको अगर अच्छे से सिस्टमैटिकली अगर एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ लोगे तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि व्हाट आर द चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन केस ऑफ मेल्स, है ना, तो वॉइस क्रैक होना, ठीक है, प्यूबिक हेयर आना, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, पेनिस का इरेक्शन टाइमली होना, ये सारी चीज़ें हैं। उसको एक बार रीड कर लेना, ओवरऑल भी चैप्टर को एक बार रीड कर लेना। इसके अलावा कुछ और भयंकर चीज़ नहीं है। यू गेट टू नो कि भाई इसको अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम सॉल्व कर पा रहे हो, बट डेफिनेटली तुमको क्वेश्चंस को भी गो थ्रू करना है। इसके बाद हेरिडिटी एक छोटा चैप्टर है, एंड देन आवर एनवायरनमेंट। डू कमेंट कौन सा पहला करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।